नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे भी। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि हम अपनी जो पॉलिटी की क्लासेस शुरू कर चुके हैं और उसी सीरीज में आज नेक्स्ट क्लास है दोस्तों। इंडियन पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी साथियों को पता है। इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था। और लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कवर कर लिया था दोस्तों? लास्ट क्लास में हमने 1853 का जो चार्टर अधिनियम था वो कंप्लीट कर लिया था। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि चार्टर अधिनियम आया उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। और उसका जो कार्यकाल था 1856 में खत्म हो जाता है और अगला जो गवर्नर जनरल बनकर आता है भारत का, वो लॉर्ड कैनिंग बनकर आता है। कहने का मतलब है कि जो जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया कि जो विद्रोह के बीच यहाँ पर भारत में लॉर्ड डलहौजी ने बो दिए थे, उसकी फसल लॉर्ड कैनिंग को काटनी पड़ी थी। और आप सभी को दोस्तों को पता है कि 1857 में भारत की एक महान क्रांति होती है 1857 की, जिसे अंग्रेजों ने कंट्रोल कर लिया था, अंग्रेजों ने उसे दबा दिया था और मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया था। ये लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। और अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य का अंत करके एक औपचारिक घोषणा कर दी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही नहीं बल्कि सीधे महारानी विक्टोरिया का शासन यहाँ पर चलेगा, यानी कि क्राउन का शासन यहाँ पर चलेगा। इसी चार्टर जो 1853 का जो चार्टर अधिनियम था आया था, उसके बाद ही शुरुआत होती है ताज के शासन की, यानी कि क्राउन के शासन की। क्योंकि सारा का सारा जो शासन होता है ब्रिटिश ताज को सौंप दिया जाता है दोस्तों। तो आज से मैंने आपको लास्ट क्लास में जो कंप्लीट करवाया था वो 1853 तक का चार्टर अधिनियम कंप्लीट करवा दिया था। तो दोस्तों आज शुरुआत होती है ताज के अधीन शासन की, जो हमने शुरू में पढ़ा था। जो दो चरणों में हम पढ़ते हैं, तो दूसरा चरण आज क्या है? ताज के अधीन शासन। तो सारे दोस्त जो नोट्स बना रहे हैं खुद, वो हेडिंग डाल लीजिए, ताज के अधीन शासन। अदरवाइज नोट्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे भी, वो आप सभी साथियों को पता है, जिसको क्या बोलोगे आप? क्राउन रूल। जो कब से कब तक है दोस्तों? 1858 से लेकर के जब तक हमारा देश आजाद नहीं होता, 1947 तक। ठीक है दोस्तों, 1858 से लेकर के, ओके, 1858 से जब तक हमारे देश को आजादी नहीं मिल जाती तब तक क्राउन शासन, क्राउन रूल यानी कि ताज के अधीन शासन बोलेंगे दोस्तों। तो सब जो दोस्त खुद अपना नोट्स क्रिएट कर रहे हैं वो साथ के साथ लिखते जाएं भी। अदरवाइज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, पहले वाले आप अपने नोट्स चेक कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में और साधारण लैंग्वेज में आपको पॉलिटी समझ आएगी दोस्तों। ठीक है, कहने का मतलब ये आपकी पॉलिटी के क्वेश्चन कहीं भी नहीं छूटने वाले। अब रही बात ताज के अधीन शासन की, तो इसकी एक अलग पीडीएफ मैं बना दूंगा। ठीक है, मैंने जो कंपनी का जो शासन था वो वहां तक कंप्लीट हो गया है, तो वहां तक मैंने एक अलग पीडीएफ बना दी है। और आगे से एक अलग, मतलब जैसे जैसे एक और अपना टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा उसकी एक पीडीएफ हम मर्ज करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो इसके अधीन, ताज के अधीन शासन की पहली हेडिंग डाल लीजिए। पहला इसमें आया था 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। जो दोस्त साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं ना भाई, वो लिखते जाएंगे। इंग्लिश वाले साथी क्या लिखेंगे? 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों। यानी कि अगर आप सबको मैंने बताया कि अभी तक भारत में जो कंपनी का शासन चल रहा था, जिसमें नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक मंडल यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मिलकर शासन चला रहे थे, अब इन्हें खत्म कर दिया गया। अब इन दोनों को ही खत्म कर दिया क्योंकि कंपनी का शासन ही समाप्त कर दिया गया ना। तो इसके अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण जो कार्य हुए, क्या क्या महत्वपूर्ण काम हुए, वो आप लिख लीजिए। पहला महत्वपूर्ण काम इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि इसके तहत नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल को ही खत्म कर दिया गया। क्या कर दिया दोस्तों? नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल, निदेशक मंडल को खत्म कर दिया गया। यानी कि नियंत्रक मंडल, इंग्लिश वाले दोस्त क्या लिखेंगे नियंत्रक मंडल को? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और ये क्या है? निदेशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब इन दोनों को क्या कर दिया गया? इन दोनों को ही, दोनों को क्या कर दिया गया? टर्मिनेट कर दिया गया।
यानी इनको खत्म कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अब तक जो शासन है ना, ये दोनों मिलकर चला रहे थे। तो अब इनको क्या कर दिया, अब इनको दोनों को ही खत्म कर दिया गया, इन्हें निलंबित कर दिया गया और इनके स्थान पर क्या किया गया, एक नया पद आया दोस्तों, जिसका क्या नाम लिखेंगे इनके स्थान पर, इनके स्थान पर नया पद। नया पद क्या आया था, नया पद आता है जिसको लिखोगे भारत का राज्य सचिव, जिसको बोला जाता था भारत का राज्य सचिव, भारत का राज्य सचिव। यानी कि नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल को खत्म कर दिया जाता है 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत, और इसके इन दोनों के स्थान पर एक नया पद आता है भारत का राज्य सचिव, जिसको अपना सलाह देने के लिए ना, यानी कि इसको इंग्लिश वाले दोस्त क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लिख लीजिए आप, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसको आप इंग्लिश वाले साथी ये लिखेंगे, नई पोस्ट आई, और इसको इसको क्या है, इसको एक सलाह देने के लिए, इसको सलाह देने के लिए यानी कि एडवाइस देने के लिए, इसको इसको राय देने के लिए एक क्या बनाई जाती है, भारतीय परिषद बनाई जाती है। इसको एक भारतीय परिषद बनाई जाती है, इसको राय देने के लिए, इसको राय देने के लिए एक भारतीय परिषद बनाई जाती है, यानी कि इंडियन काउंसिल बनाई जाती है, इंडियन काउंसिल बनाई जाती है, भारतीय परिषद बनाई जाती है, जिसमें कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य होते हैं, यानी कि 15 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं इसमें। ठीक है, 15 मेंबर्स होते हैं। इंग्लिश वाले दोस्त लिख लिए होंगे इन्होंने, है ना। यानी कि अब कहने का मतलब ये है कि भारत का राज्य सचिव, भारत का राज्य सचिव और ये कौन, भारतीय परिषद, भारतीय परिषद दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं दोस्तों, दोनों मिलकर के गृह गृह सरकार कहलाती है। आई समझ आपको ये बात, दोनों मिलकर के गृह सरकार कहलाती है। यानी कि कहने का मतलब है सेक्रेटरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और इंडियन काउंसिल, ये दोनों मिलकर के क्या कहलाई, होम गवर्नमेंट, होम गवर्नमेंट ये कहलाई, गृह सरकार ये कहलाई। आई बात यहां तक समझ। यानी कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत में नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल को खत्म कर दिया गया और उनके स्थान पर एक नया पद बनाया गया, जिसको भारत का राज्य सचिव कहा जाने लगा। और इस भारत के राज्य सचिव को सलाह देने के लिए एक भारतीय परिषद बनाई गई, जिसमें 15 मेंबर होते थे। तो कहने का मतलब भारत का राज्य सचिव और एक 15 मेंबर की भारतीय परिषद, इन दोनों को मिला करके ही क्या कहा जाता था दोस्तों, इन दोनों को मिला करके ही गृह सरकार या होम गवर्नमेंट इसे कहा जाता था। ठीक है, सबसे पहले ये काम इंपॉर्टेंट हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट काम इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत हुआ भाई इसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को, भारत के, फटाफट लिख लीजिए सारे दोस्त, भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा, भारत का वायसराय कहा जाने लगा, भारत का वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, क्या किया, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब क्या कहा जाने लगा, वायसराय, वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो पहला कौन बना, पहला भारत का वायसराय कौन बना भाई, पहला कौन बना, पहला भारत का वायसराय कौन बना दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। आपने नाम सुना ही होगा, लॉर्ड कैनिंग। तो फर्स्ट फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड कैनिंग। आई बात समझ यहाँ पे, लॉर्ड कैनिंग पहला भारत का वायसराय बनता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ रही होगी मेरे हिसाब से। दूसरा, अब ध्यान रखना है दोस्तों कि महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था ना, वो लॉर्ड कैनिंग ने ही पढ़ा था। लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग जो
महोदय हैं, इन्होंने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इन्होंने ही पढ़ा। और कब पढ़ा भाई? 1 नवंबर को पढ़ा। 1 नवंबर 1858 को इन्होंने पढ़ा था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में, इलाहाबाद, इलाहाबाद का एक मिंटो पार्क है, वहां पर इन्होंने पढ़ा था, मिंटो पार्क में। ठीक है, इन्होंने ये घोषणा पत्र पढ़ा और घोषणा कर दी कि अब भारत में क्या होगा? ताज का शासन होगा। इन्होंने घोषणा पत्र पढ़ा और घोषणा पत्र में बोला कि अब भारत में ताज का शासन होगा। भारत में ताज का शासन होगा। ये लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय बन गया था और लॉर्ड कैनिंग ने ही 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में एक घोषणा पत्र पढ़ा, जिसमें लिखा गया था कि भाई क्या, कि भारत में अब ताज का शासन होगा। तो लॉर्ड कैनिंग ने, इंग्लिश वाले दोस्त लिख लीजिए, सिंपल सी शॉर्ट शॉर्ट में अपना लिख लीजिए, लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को ये पढ़ा घोषणा पत्र। किस, कहां पर पढ़ा? मिंटो पार्क। मिंटो पार्क, मिंटो पार्क कहाँ है? यह है इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब है भारत का पहला जो वायसराय था वो कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था। और लॉर्ड कैनिंग ने ही घोषणा पत्र ये अपना पढ़ा था, कहां पर? इलाहाबाद में पढ़ा था, अपना मिंटो पार्क में दोस्तों। तो कहने का मतलब है भारत के राज्य सचिव का जो पद बनाया जा चुका है अब, ठीक है, और भारतीय परिषद भी बनाई जा चुकी है। ठीक है, अब हम जो आगे जो पढ़ेंगे ना दोस्त, अब हम जितने भी आगे जो पढ़ेंगे वो अधिनियम पढ़ेंगे, वो भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जिसमें हम 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से लेकर के 1935 के जो भारत शासन अधिनियम तक है ना, उसमें हम बात करेंगे। उसके बाद हम फिर संविधान के बाद में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो फिर नेक्स्ट आप अभी हेडिंग डाल लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम या 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट। यहां तक समझ आई है? ओके रिपोर्ट है सबको। अब इसके तहत क्या क्या महत्वपूर्ण काम हुए वो आप सबसे पहला काम नोट कीजिए। इसके तहत गवर्नर जनरल या वायसराय बोल सकते हो आप, वायसराय के कार्यकारी परिषद में एक विधि विशेषज्ञ सदस्य को शामिल किया गया। यानी कि गवर्नर जनरल या वायसराय की कार्यकारी परिषद में, है ना, इसकी कार्यकारी परिषद में एक विधि विशेषज्ञ सदस्य को शामिल किया गया। ठीक है, एज पर दिस एक्ट वन लीगल एक्सपर्ट मेंबर वाज इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल एंड वायसराय। ठीक है दोस्तों, यानी गवर्नर जनरल या फिर इसको आप वायसराय आप यहाँ पे लिख लीजिए वायसराय की एक जो कौन सी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी दोस्तों, कार्यकारी परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या किया गया था? एक लीगल मेंबर ऐड किया गया था, लीगल एक्सपर्ट बोल सकते हो आप, विधि एक्सपर्ट मेंबर, है ना, विशेषज्ञ था ये, इसको ऐड किया गया। यहाँ पे याद रखना है दोस्तों कि अब तक जो गवर्नर जनरल या वायसराय की परिषद में ना 4 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन अब उसमें एक सदस्य और जोड़ दिया गया, यानी कि अब टोटल कितने हो गए? 5 सदस्य हुए। देखो, इससे पहले 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत इस परिषद में एक विधि सदस्य को बढ़ाया गया था। आपको चीजें याद है ना? यानी कि इससे पहले मैंने जो आपको बताया था 1833 का चार्टर अधिनियम था, उसमें एक विधि सदस्य इसमें किया गया था। यानी कि मतलब अब इसमें कुल सदस्य कितने हो गए हैं? 5 सदस्य होंगे। कुल सदस्य इसमें कितने हो गए? 5 मेंबर हो गए। टोटल मेंबर, टोटल मेंबर इसमें कितने हो गए? 5 मेंबर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके तहत दूसरा काम क्या हुआ? अभी दूसरा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रोविजन क्या हुआ? क्या क्या इसके काम हुए? इसके तहत कार्यकारी परिषद के अलावा विधायी परिषद और विधान परिषद का विस्तार भी किया गया।
ठीक है, यानी कि इसके तहत कार्यकारी परिषद कार्यकारी परिषद के अलावा विधायी परिषद या विधान परिषद का भी विस्तार किया गया यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एक्सपेंडेड। ठीक है, लिख लीजिए आप इसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज आल्सो एक्सपेंडेड। आई बात समझ? यानी कि इसमें आप कम से कम 6 सदस्य और ज्यादा से ज्यादा कितने 12 सदस्य नियुक्त कर सकते हो। कितने? ये कम से कम यानी कि मिनिमम इसमें 6 सदस्य ऐड कर सकते हो और मैक्सिमम कितने 12 सदस्य आप इसमें ऐड कर सकते हो। दोस्तों समझ आ रही है चीजें कि इसके तहत क्या हुआ दोस्तों, कार्यकारी परिषद यानी कि विधान परिषद या विधान परिषद या विधायी परिषद का उसको भी क्या किया गया, विस्तार किया गया, उसको भी बढ़ाया गया दोस्तों। ठीक है, आई बात समझिए हमें। थर्ड पॉइंट इसमें नोट कर लीजिए आप, यानी कि 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसी के तहत भारत में पहली बार इसके तहत क्या करेंगे, पहली बार 1862 में, कब 1862 में 3 भारतीय सदस्य मनोनीत हुए। 3 भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया गया। 3 भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया गया। कहाँ मनोनीत किया गया था ये दोस्तों? विधान परिषद में। समझ आ रही है ना आपको ये चीज? विधान परिषद में इन सदस्यों को मनोनीत किया गया था। और वो 3 सदस्य कौन थे भी? पहला था अपना महाराजा पटियाला, महाराजा पटियाला, सेकंड महाराजा बनारस और थर्ड अपने महाराजा ग्वालियर। ठीक है, यानी कि 1862 में क्या हुआ दोस्तों, 1862 में फर्स्ट टाइम 3 इंडियन मेंबर्स वाज नॉमिनेटेड, मनोनीत किए गए थे, नॉमिनेट किए गए थे इनको, नॉमिनेटेड। ठीक है, नॉमिनेटेड कौन कौन थे? जो 3 ये सदस्य मैंने बता दिए। ठीक है, यानी कि ये जो कार्य 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत ही हुआ, लेकिन इनको जोड़ा गया था 1862 में। समझ आई ये चीज? बिल्कुल, इसके अंतर्गत 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत ही चौथा कार्य इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम क्या हुआ? चौथा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम होता है दोस्तों, फोर्थ पॉइंट इसमें आप नोट कीजिए, इसके अंतर्गत ही क्या हुआ, 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। कब की गई? 1862 में। 1862 में किसने? लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की थी। लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी 1862 में। लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। कब? 1862 में। किसने की? लॉर्ड कैनिंग लिख लीजिए आप इंग्लिश वाले साथी। लॉर्ड कैनिंग डिड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट। ठीक है, इन 1862, यानी कि लॉर्ड कैनिंग डिड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट, और इसीलिए भारतीय विभागीकरण का जनक किसे बोला जाता है? भारतीय विभागीकरण का जनक किसे बोला जाता है दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग को ही बोला जाता है।
लॉर्ड कैनिंग को बोला जाता है, यानी कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट कौन है? लॉर्ड कैनिंग। यहां तक चीजें ओके है आप सभी को? पांचवा पॉइंट, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत क्या हुआ? प्रथम बार गवर्नर जनरल और वायसराय को विटो शक्ति या फिर अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। इसके तहत ही क्या हुआ था? प्रथम बार वायसराय को विटो विटो आप इसे तरीके से लिख लीजिए, समझ आ जाएगी आपको। विटो शक्ति और अध्यादेश अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, शक्ति दी गई। यानी कि इंग्लिश वाले दोस्त इसमें क्या लिखेंगे? इंग्लिश वाले दोस्त लिखेंगे कि वायसराय गोट वीटो पावर एंड ऑर्डिनेंस पावर। आई समझ? इनकी पर पहली बार वायसराय को वीटो शक्ति या फिर अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अब अध्यादेश क्या होता है, इससे आप समझते हो ना दोस्त? अध्यादेश को आप प्रॉपर तरीके से समझ पाते होंगे कि अध्यादेश क्या होता है। देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो प्रेजेंट में हमारे केंद्र में अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है, और राज्य में जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो किसके पास है? राज्यपाल के पास है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में कानून बनाने का काम किसका है? विधायिका का है, यानी कि लेजिस्लेचर का है। और हमारी केंद्रीय विधायिका की बात करें तो हमारी केंद्रीय विधायिका किससे चलती है? संसद से चलती है या पार्लियामेंट से चलती है। यहां तक ओके है। संसद में कानून तभी बनते हैं दोस्त जब संसद में कोई सेशन या फिर सत्र चल रहा होता है। ठीक है, अगर संसद में कोई सेशन या सत्र नहीं चल रहा है ना, यानी कि पार्लियामेंट में यदि कोई सेशन नहीं चल रहा है या कोई सत्र नहीं चल रहा है और अर्जेंटली हमें किसी कानून की आवश्यकता हो जाए, अर्जेंटली हमें किसी लॉ की नीड हो जाए, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है दोस्त कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश एक लिमिटेड टाइम पीरियड का कानून होता है जो एक एक्ट या अधिनियम की तरह प्रभावी होता है, और जैसे ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं वो तत्काल प्रभाव से जारी हो जाता है दोस्तों, और तब तक प्रभावी रहता है जब तक राष्ट्रपति के द्वारा संसद में अगला सत्र या फिर सेशन नहीं बुला लिया जाता। और आप जानते हैं कि मैक्सिमम 6 महीने में राष्ट्रपति के लिए सत्र बुलाना अनिवार्य है, क्योंकि संसद में 2 सत्र या सेशन के बीच का गैप है ना, 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए अध्यादेश या फिर ऑर्डिनेंस की जो वैलिडिटी है 6 महीने की होती है, और जैसे ही राष्ट्रपति संसद में अगला सत्र बुलाएंगे तो सत्र बुलाने की तारीख से, यानी कि तारीख के 6 हफ्ते बाद, यानी कि कहने का मतलब कि 1.5 महीने के बाद वो अध्यादेश या ऑर्डिनेंस अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? एक अध्यादेश की अधिकतम यानी कि मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी होती है? 7.5 महीने की हो सकती है। ये अधिकतर ये ठीक है, और ये जो अधिकार है ये सबसे पहले गवर्नर जनरल या फिर वाइसराय को 1861 की जो भारतीय परिषद अधिनियम थे इसके तहत ही इसको ये मिले थे। मेरे हिसाब से ये चीजें समझ आ गई होंगी कि आपको अभी अध्यादेश क्या होता है दोस्तों। प्रॉपर तरीके से आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, है ना? यानी कि अध्यादेश को आप समझ चुके हैं। अध्यादेश एक टेम्परेरी टाइम पीरियड का क्या होता है? कानून होता है, जिसको क्या कौन करते हैं? राष्ट्रपति या फिर राज्य में राज्यपाल से जारी कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोविजंस थे जो क्या 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत हुए। अब नेक्स्ट आप लिख लीजिए क्या हुआ? भारत शासन अधिनियम 1873 आता है, और 1873 के तहत क्या हुआ? 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट थोड़ा सी है, ये लिख लीजिए। भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1873 के तहत
1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाता है। यानी कि एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लिख लीजिए, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1873 ऑन 1 जनवरी 1874 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिसॉल्व्ड। कहने का मतलब है कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी, अब उसे भंग कर दिया गया। कल 1 जनवरी 1874 को। दूसरा पॉइंट अभी इसमें आप थोड़ा सा ये लिख लीजिए, यह बात आती है 1876 की। तो 1876 में दोस्तों क्या हुआ, 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया। 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। 1876 क्वीन विक्टोरिया was declared as the Empress of India। ओके जी, इनके 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। कई साथी अभी मतलब ये मैंने बताया है ना 1874 को भंग कर दिया गया, तो कई साथी इसको लेकर बोले हैं कि भाई लूसेंट में ना 1884 दी गई है, तो भाई 1 जनवरी 1874 ही है, इसको 84 मत लेगा ना। तो अब भारत में केवल और केवल किसका शासन चलेगा दोस्तों, अब भारत में ताज का शासन चलेगा। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ही अब भारत की साम्राज्ञी कहलाएगी। यहाँ तक आपको ओके है रिपोर्ट, किसी प्रकार की कोई दिक्कत। अब 1876 से लेकर 1880 तक, 1876 से लेकर के 1880 तक कौन थे, भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन रहा। उसके बाद 1880 थे, 80 से लेकर के 1880 से 1884 तक भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन बनता है, और फिर 1884 से लेकर के 1888 तक भारत का वायसराय कौन बनता है, लॉर्ड डफरिन बनता है। और इसी डफरिन के ही दिमाग की उपज थी दोस्तों क्या, कांग्रेस डफरिन के ही दिमाग की उपज थी। लॉर्ड डफरिन ने निर्णय लिया कि भारत के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं और राजनीति में ही जागरूक है ना, तो इन सभी को एक ग्रुप बनाया जाए, इन सभी का एक समूह बनाया जाए और इन्हीं लोगों का यूज करके भारतीयों का शोषण किया जाए दोस्तों। ठीक है, इसी डफरिन ने एक रिटायर ब्रिटिश सिविल ऑफिसर थे जिसका नाम था ए ओ ह्यूम, जिसको बोला जाता है एलन ऑक्टेविन ह्यूम, है ना, जिनको आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, है ना। ए ओ ह्यूम ने, डफरिन ने ए ओ ह्यूम को नियुक्त किया और कहा कि भाई भारत के सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका एक ग्रुप बना लो। और आप जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम के द्वारा ही बंबई में कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस शब्द का ही मतलब दोस्तों आप समझते होंगे, कांग्रेस शब्द का ही मतलब क्या है, ए ग्रुप ऑफ डेलीकेट पीपल्स, यानी कि आप सभी को पता होगा कि कांग्रेस शब्द नॉर्थ अमेरिका से लिए गए हैं और अमेरिकी संसद को भी कांग्रेस ही कहा जाता है, ये भी आप सभी को पता होगा दोस्तों, है ना। यानी कि अमेरिकी संसद को भी कांग्रेस ही कहा जाता है। और कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन आप सभी दोस्तों को पता है 1885 में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष रमेश चंद्र बनर्जी बने थे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। ये सब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं दोस्तों, इसलिए नहीं यहाँ पे लिखवा रहा, सिर्फ इसका डिस्कशन कर रहा हूँ। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में ही कांग्रेस के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने उनके सामने कांग्रेस के द्वारा ना, कांग्रेस का जब पहला अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में ही कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष 9 प्रस्ताव रखे थे, 9 प्रपोजल रखे थे, जिनमें से कुछ उनकी मांगे भी थी, कंप्लीट थी। ठीक है, इन्हीं मांगों में से कुछ मांगों को पूरा करते हुए
अगला भारतीय परिषद अधिनियम पारित करके भेजा गया कब? 1892 में। इसलिए 1861 के भारतीय परिषद के अधिनियम के बाद हम बात करते हैं सीधा 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में। जो इंपॉर्टेंट चीज थी भारत शासन अधिनियम 1873 का, वो मैंने आपको लिखवा दिया था कि इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था, बस ये था। अब 1861 के बाद में हम डायरेक्ट सीधा 1892 के ऊपर बात करेंगे। 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसकी बात हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तो आज तक यहीं तक रखते हैं, कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें कि आप हम पढ़ेंगे 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट या फिर 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम दोस्तों। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में आपको बोल रहा हूँ बार बार, टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ मिलेगी। आपको क्लासेस कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना भाई, और लाइक कर देना, और अपने सभी साथियों को भाई, जहां तक मैं बता रहा हूँ आपकी है ना पॉलिटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और मैं बता भी दूंगा आपको जब आपके एग्जाम होंगे दोस्तों। ठीक है, आपका पॉलिटी का क्वेश्चन कोई नहीं छूटने वाला। बीए स्टडी हब टेलीग्राम चैनल है अपना, इसी नाम से अपने चैनल के नाम से बीए स्टडी हब क्या है टेलीग्राम चैनल, वहां पे आप ज्वाइन करो। वहां पे आपको क्या मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी, कोई किसी प्रकार का चार्जेस नहीं है भैया भी। ठीक है, और अगर व्हाट्सएप पे कोई दोस्त पर्सनली कनेक्ट होना चाहता है तो व्हाट्सएप पे 70 151 32 056 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में अपना नाम और कहाँ से हो बेसिकली आप, है ना, यानी अपने सिटी का नाम जरूर भेज देना, और आपका जो भी कोई क्वेश्चन है वो मुझे सेंड कर देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा दोस्तों। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, नई क्लास में भी, तब तक ख्याल रखना अपना। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय शिव शंभू साथी।